जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को पंडित राजन शर्मा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के विषय में हम आपके साथ बातें साझी करते रहते हैं और ब्रह्मांड में जब किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग ग्रह गोचर कहते हैं, तो मेरा प्रयास होता है कि तुरंत आपको उन ग्रहों की जो चाल है उसका फल बताया जाए, ताकि अगर हमें कहीं अलर्ट रहने की ज़रूरत हो, कहीं सतर्कता की सावधानी की ज़रूरत हो, तो हम अपने कार्यक्रम उस हिसाब से मैनेज करें, अपनी व्यवस्था उस हिसाब से बना सकें। इसलिए आज जब ये शूटिंग कर रहा हूँ तो 17 सितंबर 2025 है। इसे संक्रांति का दिन कहा जाता है, आश्विन संक्रांति। पंजाब में इसे अस्सू दा महीना कहते हैं। ठीक है, तो आश्विन संक्रांति का अर्थ ये है कि सूर्य देव संक्रांति के दिन राशि परिवर्तन करते हैं। भाद्रों के बाद आश्विन महीना आता है, यानी कि भादों दो बाद अस्सू दा महीना आता है। अब भाद्रों के महीने में सूर्य देव सिंह राशि में होते हैं, जो सौर मास है। संक्रांति वाले दिन सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तब कहते हैं कि अस्सू दा महीना लग गया या आश्विन माह आ गया है। तो आज ये आश्विन संक्रांति पर आपसे बातें कर रहा हूं, लेकिन इस महीने की जो बाकी ग्रहों की स्थितियां हैं वो समझने लायक हैं और सतर्कता के लायक हैं, सावधानी के लायक हैं। थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि इस महीने में कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है और वो सारा ही अव्यवस्था पैदा कर रहा है। सबसे पहले तो ये जो सूर्य देव कन्या राशि में आए हैं, इसका ही अर्थ समझ लीजिए। सूर्यदेव आज से पहले 30 दिन सिंह राशि में केतु के साथ थे, जिसे सूर्य ग्रहण योग कहा जाता है। लेकिन अब ये बुध की राशि में आ गए हैं, कन्या राशि में, और यहां पर बुध भी है कन्या राशि में ही। हालांकि कन्या राशि में सूर्य और बुध मिल जाएं तो बहुत उत्तम बुध आदित्य योग होता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में राजयोग की संज्ञा भी दी गई है। परंतु इस बार ये राजयोग कार्य नहीं करेगा। अगर आप किसी वीडियो के माध्यम से, रील के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखें और कोई आपको कहे भी सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बन गया है, इतनी राशियों को करोड़ों का फायदा, इतनियों को लाखों का, वो समझ लीजिए फेक एस्ट्रोलॉजर है, उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय जब सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बन गया है, उच्च के बुध की स्थिति में बन गया है, फिर भी मैं कह रहा हूं ये योग सही नहीं बना। उसका कारण यह है कि इस समय सूर्य और बुध एक साथ होने के कारण बुध ग्रह अस्त स्थिति में है, और जब तक बुध अस्त रहेंगे इस योग का कोई लाभ नहीं होता। कम से कम 30 सितंबर तक तो बुध अस्त ही है। इसलिए कोई भी ऐसी ना समझी ना कर बैठे कि बुध आदित्य योग आ गया है, आपका स्टॉक एक्सचेंज में फायदा हो जाएगा, आपका कोई कंपटीशन लड़ने जाएंगे फायदा हो जाएगा, आपका संगीत में, वाणी में, क्योंकि बुध वाणी का भी ग्रह है, किसी कंपटीशन में आप चले जाएंगे सुनकर किसी यूट्यूब से या रील से, तो बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी। इस समय सूर्य और बुध कन्या राशि में अवश्य है, लेकिन एक फेक योग बना हुआ है। ऐसे ही इस समय सिंह राशि में शुक्र और केतु भी मिल गए हैं। शुक्र ग्रह जब भी केतु के साथ मिलता है तो ऊपर से राहु की सप्तम दृष्टि में आ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुक्र राहु और केतु के बीच में उलझ गया है। अब शुक्र जब उलझता है तो आपको पता ही है, ये हमारी रिलेशनशिप का ग्रह है, हमारी मैरिज लाइफ का ग्रह है, हमारे लव अफेयर्स का ग्रह है, हमारी सुंदरता का ग्रह है, हमारी लग्जरीज का ग्रह है। शुक्र केतु के साथ आते ही प्रेम संबंधों में ब्रेकअप होते हैं, मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस होती है। कुछ लोगों की कुंडलियों में पहले से ही 7वां घर खराब हो तो उनके लिए ये दिन जो है शुक्र केतु के डाइवोर्स तक, अलगाव तक ले जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इसी तरह मंगल इस महीने में
तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। अब तुला राशि होती है असुरों के गुरु शुक्राचार्य की। मंगल है देवताओं के सेनापति। अब सेनापति के अंदर उत्साह है, शुक्र के अंदर हवस है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मंगल का तुला राशि में जाना हमारे अंदर जो उत्तेजना पैदा करेगा वो ठीक नहीं है। नैतिकता के हिसाब से तो वो ठीक नहीं है। हमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनेंगी जिसमें कोई ऐसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार या महिलाओं द्वारा अत्याचार, हनी ट्रैप, रेप कांड, ऐसी बहुत सारी घटनाएं अब आसपास सुनने को मिल जाएंगी या मिलनी शुरू भी हो गई हैं, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता हूं अखबार की न्यूज या पेपर या इधर उधर से जब भी कोई ऐसी खबर मिलती है। और इसी मंगल का शनि के साथ षडाष्टक योग बना हुआ है। इसी मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि भी आ गई है। तो बड़े ही सतर्कता से समझ लीजिए, शनि के साथ षडाष्टक योग, राहु की दृष्टि, अग्निकांड, युद्ध, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े, गोलीबारी, यानी कि दोबारा फिर से मार कुटाई का योग है। कितने देशों में युद्ध चल रहे हैं, ये भी मंगल के कारण ही चल रहे हैं। जनवरी से मंगल अभी तक काबू नहीं हुआ। मंगल अभी तुला राशि में रहेगा, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। एक तो पारिवारिक रिश्तों में भी ये परेशानी पैदा करता है, सगे भाइयों के साथ परेशानी पैदा करता है। उधर शुक्र केतु खराब है, इधर मंगल शुक्र के घर में। खासकर युवा बच्चे बच्चियों को खास ध्यान रखना चाहिए। अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए, अनजान लोगों से लेकर खाना पीना नहीं चाहिए। नशीली वस्तुएं खिलाने के बाद अनैतिक व्यवहार होते हैं, रेप जैसे घिनौने कांड होते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में मिथुन राशि में है। यह भी अपने आप में एक शुभ योग नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि होती है और बृहस्पति और बुध आपस में शत्रु भाव रखते हैं, वैर भाव रखते हैं। इसलिए बुध के घर में बृहस्पति का होना शुभ नहीं है। आप देख रहे होंगे, बृहस्पति को स्टडी करने के लिए अपने बुजुर्गों को देखिए, उनकी सेहत खराब हो जाती है। अपने टीचर्स को, गाइड को, गुरु को देखिए, अपने ज्ञान को, विद्या को देखिए। पढ़ाई में जब भी रुकावट आ जाती है, बहुत सारे लोग हमारे पास ट्यूशन करवाने वाले आते हैं, वो कहते हैं पंडित जी इन दिनों में स्टूडेंट नहीं आ रहे हमारे पास ट्यूशन के लिए। कारण ये है कि विद्या का ग्रह जो है ना, विजडम का, ज्ञान का, वो बृहस्पति है, वो शत्रु राशि में है, मिथुन राशि में। हाँ, इतना अच्छा है कि 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में। वहां जाकर कुछ आपको लाभ होगा। लेकिन कुछ लोग गोल्ड का रेट हमसे पूछते रहते हैं। अगर मैंने कहा था मिथुन राशि में कम ना हुआ तो फिर दोबारा कम नहीं होगा, तो मिथुन राशि में कम होने की बजाय तो गोल्ड 1 लाख से पार चला गया है। अब कर्क राशि में उच्च होगा 12 साल बाद, तो सोच लीजिए 1.5 लाख से भी पार जाएगा। 2 राशियों में बृहस्पति ने घूमना है, कर्क राशि में और सिंह राशि में एक साथ। तो ये लंबा पीरियड होगा, 1.5-2 साल का। तो गोल्ड का रेट जो है वो काफी ऊंचाई पर जाएगा, लगभग आम इंसान की पहुंच से बाहर हो जाएगा अगर 1.5 लाख 2 लाख तक चला गया। तो सोने के विषय में यही कहना है कि आजकल जो गहनों का रिवाज था, चाहे वो हम विवाह में देते थे या किसी पार्टी में पहन लेते थे, उसके लिए तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ गई है। गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप बिस्किट के रूप में, बार के रूप में खरीद कर रख सकते हैं, और जिस दिन लेना हो उसी दिन वो सस्ता होता है। समझ लीजिए आज मैं शूट कर रहा हूं तो 1,10,000 रुपया या 12,000 रुपया रेट है, तो आज भी वो सस्ता ही है। अगर आज ले लेंगे तो 6 महीने बाद आप देखेंगे वो और बढ़ चुका होगा। इसलिए ये कभी मत कहें कि सोना महंगा हो गया है। सोना तो जब कुछ दिनों बाद देखेंगे उससे भी महंगा हो चुका होता है। तो सोना अगर आपको लेना है तो ले ही लेना चाहिए। सोना लेने से ही सोने का जो मूल्य है, सोने का जो प्रभाव है, पता चलता है। तो गोल्ड का रेट भाई, कर्क राशि में बृहस्पति 18 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे, बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है शनि देव की। शनि महाराज इस समय मीन राशि में है। मीन राशि में शनि 29 नवंबर तक वक्री है। शनि देव का वक्री होना भी अधिक शुभ नहीं होता, क्योंकि शनि हमारे काम, कारखाने, लोहे की मशीनों के कारक हैं। हमारे बिजनेस जितने चलते हैं, लोहा, चमड़ा, तेल,
कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग, मकानों के कार्य, केमिल्स के, अल्कोहल के, सब शनि देव से देखे जाते हैं। वो इस समय वक्री अवस्था में है। वक्री शनि के कारण ही पहाड़ खिसक रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। आप सब लोग इनको महसूस करते ही हैं, मैं भी आपको पोस्ट कर करके बताता रहता हूं। तो 29 नवंबर तक शनि भी शुभ अवस्था में नहीं है। इसके बाद राहु है, वो कुंभ राशि में है, और केतु है, वो सिंह राशि में है। अब राहु शनि की छाया है, केतु मंगल के साथ चलता है, इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा है कुजावत केतु शनिवत राहु। तो ना तो इस समय शनि शुभ अवस्था में है वक्री होने के कारण, ना ही मंगल शुभ अवस्था में है, तुला राशि में शुभ नहीं होते। तो जब शनि और मंगल शुभ नहीं है, राहु और केतु से भी शुभ प्रभाव मिले, हमें ये उपेक्षा या अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। समझ गए? तो राहु और केतु भी इस समय विपरीत प्रभाव में है। अब एक ग्रह है चंद्रमा, जो 2.25 दिन एक राशि में रहता है, लेकिन कभी हमें अच्छे मूड में ले जाता है, कभी हमें खराब मूड में ले जाता है। तो चंद्रमा का जो बदलाव होता ही रहता है, उसे तो फिर हम साथ साथ ही समझाते रहते हैं। परंतु इस बार चंद्रमा का एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा को ताजा ताजा कुछ दिन पहले ग्रहण लगकर हटा है। जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव कुछ दिनों बाद आता ही है। भूकंप और सुनामी के रूप में, जल तांडव के रूप में आता ही है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं जल का कारक है। इसलिए सावन के महीने में बारिश होती है, हम मानते हैं। भादों के महीने में भी हो जाती है, हम मानते हैं। लेकिन अब भाद्रों के बाद अश्विन के महीने में दोबारा फिर से बादल फट गया है। आज ही दोबारा फिर से देहरादून और मंडी से ऐसी ऐसी भयानक तस्वीरें आ रही हैं कि आप सोचते रह जाएंगे। और मौसम विज्ञानी कहते हैं कि मानसून इज बैक। अब ये तो बताइए ना, वाई मानसून इज बैक? सावन भी निकल गया, भाद्रो भी लगभग निकल गया, वाई मानसून इज बैक? तो चंद्रमा ग्रहण का ये प्रभाव है। चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा जल का कारक है, कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता दिखाएगा। तो दोबारा फिर से जल तांडव शुरू हो गया है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमें साक्षात दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये सारी ग्रहों की स्थितियां हैं, इनमें लगभग सभी ग्रह असंतुलित हैं, सभी ग्रह। अब आप अपने साथ या मैं अपने साथ इसे कैसे जोड़ूं, समझ लीजिए। अगर आप मेष लगन है या वृश्चिक लगन है, तो आपके लगन का स्वामी मंगल ठीक नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया तुला राशि में है और षडाष्टक योग में है शनि के साथ। तो मेष और वृश्चिक वालों के नेम, फेम, हेल्थ, फाइनेंस के ऊपर असर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप वृषभ लगन है या तुला लगन है, ये दोनों शुक्र के लगन होते हैं, तो शुक्र भी इस समय केतु के साथ है। तो आपका लग्नेश जब केतु के साथ आ जाए तो आपको बहुत अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी, क्योंकि केतु को पैर कहा जाता है। आप कोई काम कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में है, किसी प्रोजेक्ट में है, बस भागते जाइए, भागते जाइए, भागते जाइए। शुक्र केतु का ये योग हमें बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है और फल बहुत दूर नजर आता है। तो वृष और तुला ये भी पीड़ित हो गए। अगर आप मिथुन लगन या कन्या लगन है, दोनों बुध के लगन होते हैं, तो मैंने अभी अभी आपको बताया बुध ग्रह उच्च राशि में तो है लेकिन अस्त है। जिसका लग्नेश ही अस्त हो जाएगा तो उसके लिए हर कार्य धीमे, हर कार्य रुकावट भरे, मानसिक परेशानी आती है, क्योंकि बुध हमारी बुद्धि का, वाणी का कारक है। तो मिथुन और कन्या वालों का जो ग्रह है बुध, वो भी वीक चल रहा है। कर्क लगन है अगर आप, तो चंद्रमा आपका लग्नेश होता है, अभी अभी मैंने बता दिया, वो तो मूड स्विंगर भी है, और थोड़े दिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। मानसिक परेशानी रहेगी, जैसे जल दोबारा फिर उछल पड़ा है, फिर मंडी में बादल फट गए हैं, फिर देहरादून में बादल फट गए हैं, इसी तरह दिमाग में भी कुछ फट जाता है। तो कर्क लगन वाले भी थोड़े से अस्थिर रहेंगे, चंद्रमा शुभ नहीं है। अगर आप सिंह लगन है, तो आपका ग्रह है सूर्य, लगन का स्वामी, और वो चला गया है कन्या राशि में 6 नंबर में। और काल पुरुष की जब कुंडली देखते हैं तो 6 नंबर स्थान आता है रोग, शत्रु और कर्जे की जगह पर। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में लिख दिया जाता है कि सूर्य जब कन्या में हो तो वो रोग जगा देता है। खास करके जितनी भी एनवायरनमेंट की चेंजिंग आती है, संक्रमण के कारण जितने रोग फैलते हैं ना, एलर्जीज, वो कन्या के सूरज में होते हैं।
तो इस समय सूर्य कन्या में चले गए हैं। आज 17 सितंबर से 30 दिन वहां रहेंगे। तो सिंह लगन वाले भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसके बाद अगर आप मकर और कुंभ लगन है, ये दो लगन शनि देव के होते हैं। शनि देव के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है। 29 नवंबर तक शनि वक्री है। जब आपके लगन का स्वामी वक्री होगा तो चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे परिवार हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, हर कार्य में धीमापन रहेगा। शनि वक्री होने के कारण बाजार मंदा रहता है। 29 नवंबर तक ऐसा योग है। अगर आप धनु या मीन लगन है, जो देवगुरु बृहस्पति के लगन है, उसका भी मैंने बताया कि बृहस्पति अभी शत्रु राशि में अतिचारी गति में है, तो बहुता अच्छा शुभ नहीं होता। लेकिन धनु और मीन वालों को अच्छी खुशखबरी जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि 18 अक्टूबर को आपके लगन के स्वामी बृहस्पति उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति को समझ लीजिए। कोई भी लगन या जिसे आप राशियां कहते हैं, उसका स्वामी इस समय शुभ अवस्था में नहीं है। अपने अपने एस्ट्रोलॉजर से अपनी अपनी कुंडली जरूर दिखवाते रहिए। ग्रहण के कारण हमारे ऊपर अभी चंद्रमा का प्रभाव आ ही रहा है। अभी दुनिया संभल नहीं पा रही। 21 सितंबर को दोबारा फिर से सूर्य ग्रहण लगेगा। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से है और अंत अमावस्या पे सूर्य ग्रहण से है। ये एक बड़ा दुर्लभ संयोग होता है। इसका भी संसार के ऊपर उठापटक बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि सूर्य तो पहले ही खराब चल रहा है, केतु के साथ था। कितने देशों के प्रधानमंत्री की गद्दियां चली गई, कितने देशों में बगावतें हो गई, हमारे पड़ोसी देश का तो तख्ता पलट हो गया। ये फिर चलेगा अभी, क्योंकि 21 सितंबर को सूर्य को भी ग्रहण है। अगर चंद्र ग्रहण के कारण मौसम विभाग कह रहा है कि मानसून इज बैक, अब उनको कुछ नहीं सूझ रही कि वाई इट इज बैक। ना सावन का महीना है, ना भादों का महीना है, कह रहे हैं मानसून इज बैक। और जब सूर्य को ग्रहण लगेगा तो फिर सूर्य ग्रहण के प्रभाव भी हमारे सामने आएंगे। सूर्य सरकार का ग्रह होता है, अस्थिरता पैदा करता है। सूर्य हमारी हड्डियों का कारक है। सूर्य हमारे हार्ट का, हृदय का कारक है। सूर्य नाम यश का कारक होता है। सूर्य को 21 सितंबर को ग्रहण लगेगा। तो दोस्तों, ग्रहों में कोई ग्रह संतुलन में नहीं है। लगन में, राशियों में कोई राशियां संतुलन में नहीं है। इसलिए अपनी अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर करवाएं। और कुंडलियों में अगर दोष है तो 21 सितंबर अमावस्या पर उसका मैं उपाय करवाने जा रहा हूं। उसके लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आपके पास है। इस नंबर पर आपको केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, बस इतना ध्यान रखना है। अब मैं अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूं। इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।